एमआईटी स्टडी सेंटर में आपका पुनः स्वागत है। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं टीजीटी परीक्षा के पूर्व के वर्षों में आए हुए प्रश्नों का। अब तक हम सभी लोगों ने वर्ष 2010 तक के प्रश्नों का हल और व्याख्या का अध्ययन कर लिया है। हमने वर्ष 2011 के दूसरे भाग प्रश्न संख्या 21 से लेकर के प्रश्न संख्या 40 तक का भी अध्ययन कर लिया है। आज हम वर्ष 2011 के प्रश्न संख्या 41 से लेकर के प्रश्न संख्या 63 का अध्ययन करेंगे, उसके सर्वमान्य हल को ढूंढेंगे तथा उसकी व्याख्या करेंगे। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 है कि कानून संप्रभु की आज्ञा है, यह कथन किसका है? 1 लाक, 2 रूसो, 3 जॉन ऑस्टिन और 4 गार्नर। कानून संप्रभु की आज्ञा है, इसमें उत्तर जो सही होगा वह होगा जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन कानून को संप्रभु का आदेश मानते हैं। क्या मानते हैं? आदेश। क्योंकि ये कहते हैं कि कानून एक निर्दिष्ट मानव समूह है जो आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है, जो एक निश्चित समाज में रहता है, आदेश देता है और निश्चित समाज स्वाभाविक रूप से उसके आदेशों का पालन करता है। तो यह व्यक्ति समूह या व्यक्ति संप्रभु और जो समाज है वह स्वतंत्र राजनीतिक समाज होता है। आप यहाँ 4 ऑप्शन जो और दिए गए हैं, इसमें लाक है। लाक जो है यह प्रतिपादन करता है सीमित संप्रभुता का। किसका? सीमित संप्रभुता। रूसो भी एक ऑप्शन दिया गया है, यह प्रतिपादित करता है लोक संप्रभुता। क्या? लोक संप्रभुता। चौथा ऑप्शन गार्नर है। गार्नर से संबंधित जो प्रश्न अक्सर पूछा जाता है वह किसके संबंध में है? राज्य के संबंध में। गार्नर कहता है कि राज्य का प्रारंभ और अंत किससे होता है? राज्य से होता है। इस तरह से आपने इसमें प्रमुख बातों को जाना और समझा। अब हम जॉन ऑस्टिन पर विशेष रूप से नज़र डालते हैं। यह जॉन ऑस्टिन जो है यह किसका शिष्य है? बेंथम का शिष्य है। यह जॉन ऑस्टिन जो संप्रभुता सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, एकलवादी। एकलवादी इस संप्रभुता सिद्धांत के समर्थकों को हम विधिवादी भी कहते हैं। जो ऑस्टिन है, चूंकि यह बेंथम से प्रभावित है, इसलिए यह एक उपयोगितावादी विचारक भी है। बेंथम न्याय के संदर्भ में जो दृष्टिकोण रखता है वह है विश्लेषणात्मक न्यायशास्त्र। कौन सा? विश्लेषणात्मक न्याय। अधिकारों के संदर्भ में बेंथम मानता है कि अधिकारों की सृष्टि जो करते हैं वह कौन होते हैं? राज्य करते हैं। इस तरह से आपने ऑस्टिन के बारे में देखा। प्रश्न संख्या 42 है कि स्वतंत्रता अतिशासन का विलोम है, स्वतंत्रता की यह परिभाषा किसने की? यहाँ पर शब्द है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता के संबंध में 2 बातें हैं। एक
बात है नकारात्मक स्वतंत्रता, और दूसरी बात है सकारात्मक स्वतंत्रता। नकारात्मक स्वतंत्रता के विचारक मानते हैं कि व्यक्ति अपने विवेक के द्वारा जो कुछ तय करता है उसे करने के लिए उसे पूरी आज़ादी मिलना चाहिए। मैं चाहे ए करूं, मैं चाहे ओ करूं, मेरी मर्जी। नकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक ऐसा मानते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक मानते हैं कि आपके स्वतंत्रता पर समाज के हित में कुछ प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। क्या? प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। यहाँ जो 4 ऑप्शन दिया गया है कि रूसो, सीले, मॉन्टेस्क्यू, लॉक, तो इसमें जो उत्तर सही है वह सीले है। यहाँ पर स्वतंत्रता के बारे में सीले कहता है कि अतिशासन जो होता है व्यक्ति के मामलों में अधिकतम हस्तक्षेप करता है। सीले इस हस्तक्षेप से मुक्ति को क्या मानता है? स्वतंत्रता मानता है। इस तरह से आपने जान लिया होगा कि इस प्रश्न में उत्तर जो सही होगा वह होगा सीले। सीले मानता है कि स्वतंत्रता जो है अतिशासन का विलोम है। विलोम का तात्पर्य यहां उल्टा या फिर विपरीत, यानी शासन जितना ज्यादा होगा व्यक्ति की स्वतंत्रता जो होगी उतनी ही सीमित होगी। यानी राज्य को व्यक्ति के मामले में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। अब आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 है कि स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल है कि वह समानता में निहित है। लॉक, रूसो, पोलार्ड और ग्रीन, यह कथन जो है वह किसका है? पोलार्ड का है। विकल्प संख्या 3 सही है। स्वतंत्रता की समस्या का एकमात्र हल समानता। क्या? समानता। जबकि बहुत सारे विद्वान मानते हैं कि समानता जो होता है वह स्वतंत्रता का विरोधी है, इसलिए वे व्यक्ति के मामले में न्यूनतम हस्तक्षेप और अधिकतम आज़ादी चाहते हैं। समानता के जो विचारक हैं वे मानते हैं कि यदि अत्यधिक स्वतंत्रता किसी को प्रदान कर दी गई तो दूसरे की स्वतंत्रता में क्या होगा? बाधा। स्वतंत्रता में क्या हो जाएगा? बाधा पैदा हो जाएगा। ऐसी स्थिति में किसी की स्वतंत्रता अक्षुण्ण नहीं रह पाएगी। इसलिए पोलार्ड कहता है कि स्वतंत्रता जो समस्या पैदा करती है उसके लिए जो हल है वह क्या है? समानता है। बिना समाज में समानता के स्वतंत्रता नहीं रह सकती है। यानी अनियंत्रित स्वतंत्रता जो है वह व्यक्ति के जीवन को खतरे में डाल देता है। यह कथन आपने देखा कि पोलार्ड का है। पोलार्ड जैसे ये विद्वान हैं ये स्वतंत्रता और समानता दोनों को एक दूसरे का पूरक मानते हैं। ठीक।
प्रश्न संख्या 44 आप देखिए कि नागरिकता प्राप्त करने का निम्न में से कौन सा साधन है। पहला ऑप्शन है जन्म के आधार पर, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा के आधार पर, तीसरा है धन संपत्ति के आधार पर, चौथा आधार है प्रधानमंत्री की कृपा के आधार पर। तो जो नागरिकता व्यक्ति प्राप्त करता है इन चारों ऑप्शनों में जन्म के आधार पर सही होगा। नागरिकता जब कोई व्यक्ति प्राप्त कर लेता है किसी राज्य के अधीन तो उसे विशेष अधिकार मिल जाते हैं। क्या मिल जाते हैं? विशेष अधिकार। और नागरिकता प्रदान अगर किसी व्यक्ति को किया जाता है तो उसे न केवल निवास करने का अधिकार मिलता है अपितु मत देने का भी अधिकार उसे प्राप्त हो जाता है। इस तरह से इन 5 आधारों पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। प्रश्न संख्या 45 है, भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम पारित किया 1960 में, 1955 में, 1975 में, 1980 में। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा 1955 में। भारतीय संसद में किसने? संसद ने नागरिकता प्राप्त करने के लिए नागरिकता अधिनियम 1955 में पारित किया। इस अधिनियम के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति किस प्रकार से भारत के नागरिक बन सकता है और किस आधार पर भारत के नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। नागरिकता के संबंध में जो कानून बनाने का अधिकार है वह अधिकार संसद को है। संसद ही भारत में कानून नागरिकता के संदर्भ में बना सकती है। नागरिकता संबंधी जो प्रावधान भारतीय संविधान में दिए गए हैं वह अनुच्छेद 5 से लेकर के अनुच्छेद 11 तक में नागरिकता के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 11 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके संसद जो है नागरिकता संबंधी कानूनों को बना सकती है। इस तरह आपने देखा कि भारतीय संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 पारित करके नागरिकता संबंधी प्रावधानों का विधान किया है। प्रश्न संख्या 46 है कि लोकतंत्र में जनता का, जनता द्वारा जनता का शासन, लोकतंत्र की यह परिभाषा किस विद्वान की है? 1 अब्राहम लिंकन, 2 डॉक्टर बेनी प्रसाद, 3 जिन्सबर्ग और 4 गार्नर। तो यह जो उत्तर सही इसमें है अब्राहम लिंकन। तो आप जान लें कि अब्राहम लिंकन कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। अमेरिका के ये राष्ट्रपति बने, अश्वेत राष्ट्रपति बने। और लिंकन ने अपने एक भाषण में कहा था कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र की यह परिभाषा अनेक विद्वानों के द्वारा मान्य है। इसमें जनता ही भागीदारी करती है, जनता ही शासन करती है और यह शासन जनता अपने लिए करती है। यानी लोकतंत्र वह प्रणाली है जिसमें जनता संपूर्ण शासन प्रक्रिया में सहभागिता करती है, अपने ऊपर शासन का संचालन करती है। आपने देखा कि जो लोकतंत्र है वह जनता का, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है। यह बात किसने कही थी? अब्राहम लिंकन ने कही थी। अब प्रश्न संख्या हम 47 पर आते हैं। पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना किसने की? 1 प्लेटो, 2 अरस्तु, 3 मॉन्टेस्क्यू,
4,00,000। तो पॉलिटिक्स नामक पुस्तक की रचना किसने की? अरस्तु ने की। अरस्तु मुख्य रूप से इसका जन्म स्टेगिरा में हुआ था। कहाँ? स्टेगिरा में हुआ था। किंतु यह प्लेटो की अकादमी और प्लेटो से प्रभावित होकर के कहाँ चला आया? एथेंस चला आया। और जब एथेंस चला आया तो इसने जो है एथेंस जो प्लेटो की अकादमी थी उसमें अध्ययन करने के बाद जिस पुस्तक की रचना की वह है पॉलिटिक्स। अरस्तु जो था यह उच्च कुलीन परिवार से संबंधित था और इसने जीवन भर एक ही कार्य किया, अध्ययन। ये जो अरस्तु है इसी को ही राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है और साथ ही साथ इसने राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी। किसकी? सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा अरस्तु ने दिया है। अपने संपूर्ण राजदर्शन में अरस्तु ने जो बात मुख्य की कॉन्सेप्ट है वह है मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग जो बुद्ध ने कहा था, अरस्तु भी मध्यम मार्ग का ही अनुयायी है। आगे अरस्तु के बारे में हम और देखते हैं। अरस्तु राज्य को जो है यह एक नैतिक संस्था मानता है। क्या? नैतिक संस्था। अरस्तु एक बात और भी कहता है कि राज्य जो है वह जो है जीवन के लिए आया। किसके लिए आया? जीवन के लिए आया। और किसके लिए बना हुआ है? सदजीवन के लिए बना हुआ है। अरस्तु कहता है कि राज्य जो है व्यक्ति से पूर्व है। व्यक्ति से पूर्व। इतिहास के दृष्टिकोण से हम देखें तो व्यक्ति पहले आता है और राज्य बाद में आया। किंतु यदि दार्शनिक दृष्टिकोण से विचार करें तो सबसे पहले हम कल्पना संपूर्ण की करते हैं और उसके बाद उसके अंश की करते हैं। जैसे यदि हम एक वृत्त की कल्पना करें तो वृत्त हमारे दिमाग में पहले आता है और त्रिज्या बाद में आती है। इसी तरह से अरस्तु इस बात को सिद्ध करता है कि जो राज्य है वह व्यक्ति से पहले आता है। अरस्तु ने जो अध्ययन पद्धति अपनाई है उसे आगनात्मक अध्ययन पद्धति कहा जाता है। आगनात्मक अध्ययन पद्धति में आप जो है वह विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं। प्लेटो ने निगमन पद्धति यानी प्लेटो ने एक सामान्य की कल्पना कर लिया और अंत में उसने जो है उसके लिए विश्लेषण किया। अरस्तु उससे उल्टी पद्धति आगमनात्मक पद्धति अपनाता है। यह 158 देशों के संविधान का अध्ययन करता है और अध्ययन करने के बाद वह राज्यों का वर्गीकरण करता है। अरस्तु के बारे में एक बात और जानिए कि जहाँ प्लेटो जो है स्त्रियों को आज़ादी देता है वहीं पर दास और स्त्रियों के लिए जो है अरस्तु आज़ादी की बात नहीं करता है, इन्हें संपत्ति मानता है। नागरिकता के संदर्भ में अरस्तु बात करता है कि नागरिक कौन होंगे? नागरिक वही व्यक्ति होंगे जो राज्य की गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करते हैं, जो राज्य के क्रियाकलापों में भाग
नहीं लेते हैं वो नागरिक नहीं हो सकते, विदेशी नागरिक नहीं हो सकते, बच्चे नागरिक नहीं हो सकते, स्त्रियां नागरिक नहीं हो सकते, दास नागरिक नहीं हो सकते, विदेशी नागरिक नहीं हो सकते हैं। अब प्रश्न संख्या 48 पर हम आते हैं कि राज्य का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया। एक है अरस्तु ने, दूसरा है मार्क्स ने, तीसरा लॉक ने, चौथा ग्रीन ने। तो इसमें जो उत्तर सही होगा अरस्तु ने। अरस्तु ने अपने समय में प्रचलित 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया। संविधानों का अध्ययन करने के बाद उसने राज्य का वर्गीकरण किया। राज्य के वर्गीकरण को अरस्तु ने उसके लिए दो आधार लिया है। एक पहला आधार जो है वह है संख्या, क्या है, संख्या। और दूसरा जो आधार है वह है गुण, यानी संख्या और गुण के आधार पर अरस्तु ने राज्यों का वर्गीकरण किया है। अब उसने बताया कि जो राज्य है, यदि शासक जो है उसकी संख्या जो है वह क्या है, एक है, और वह जन कल्याण या जनहित के लिए कार्य करता है, तो ऐसी शासन व्यवस्था को अरस्तु क्या कहता है, मोनार्की है, यानी यह राजतंत्र है। किंतु यह व्यवस्था अस्थायी नहीं रह जाती है जब इसका विकृत रूप सामने आता है, यानी व्यक्ति एक ही शासन करे लेकिन जनता के शोषण के लिए शासन करे, तो स्थिति जो आती है वह टिरेनी की आती है, यानी निरंकुश तंत्र की स्थिति पैदा हो जाती है। अब यहां देखिए, ये तो एक व्यक्ति के शासन और गुण, अच्छे शासन बुरे शासन की बात हुई। दूसरा वर्गीकरण जो अरस्तु करता है वह कहता है कि यदि कुछ लोग शासन करें, कुछ लोग यानी लोगों की निश्चित संख्या यदि शासन करे और जनता के हित में शासन करे, तो इसे एरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा, एरिस्टोक्रेसी, यानी अभिजात तंत्र कहा जाएगा। यदि यही लोग यानी कुछ लोग जनता के हितों के विपरीत जनता का शोषण करने लगें, तो यही एरिस्टोक्रेसी धीरे धीरे ओलिगार्की यानी गुट तंत्र में बदल जाती है। तीसरा जो वर्गीकरण अरस्तु करता है वह कहता है कि यदि शासन में बहुत सारे लोग, कितने, बहुत सारे लोग भागीदारी करते हैं और वह जनता के हित के लिए साधन करते हैं, तो उन्हें जो कहा जाता है पॉलिटी, क्या कहा जाएगा, पॉलिटी। लेकिन यही बहुत सारे लोग यदि निजी हित में कार्य करने लगते हैं तो इसी को अरस्तु डेमोक्रेसी कहता है, इसी को अरस्तु लोकतंत्र कहता है। अरस्तु जिस बेहतरीन शासन व्यवस्था की बात करता है वह मिश्रित संविधान की बात करता है। ठीक, अब आपने अरस्तु के वर्गीकरण को देख लिया। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश है, एक है इंग्लैंड, दूसरा है अमेरिका, तीसरा है भारत और चौथा है स्विट्जरलैंड। तो इसमें उत्तर जो होगा वह होगा स्विट्जरलैंड। आप प्रत्यक्ष लोकतंत्र को समझिए। लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष, यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी के अंतर्गत जो जनता होती है
यह जनता विधि निर्माण, विधि लागू करने में स्वयं भागीदारी करती है, अपने लिए कानून बनाती है और अपने लिए सीधे शासन करती है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता सीधे भागीदारी ना करके अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने लिए कानून लागू करवाती है। इस तरह से प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जहां जनता स्वयं भागीदारी करती है शासन में, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भागीदारी करती है। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जिसके कुछ कैंटनों में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधन इस्तेमाल किए जाते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो पहला साधन है वह है आरंभक। आरंभक को इनिशिएटिव भी कहते हैं। इसमें जनता किसी विषय वस्तु के संदर्भ में स्वयं भागीदारी करके कानून बनाने का कार्य कर सकती है। दूसरा है जनमत संग्रह, जिसे प्लेबिसाइट कहा जाता है। दूसरा क्या है? जनमत संग्रह। इस जनमत संग्रह के अधीन कानून बनाने से पहले जनता की विषय वस्तु पर राय मांगी जाती है। इसी को प्लेबिसाइट या जनमत संग्रह कहा जाता है। जनता उसके पक्ष में भी मतदान कर सकती है और जनता उसके विपक्ष में भी मतदान कर सकती है। तीसरा जो अपनाया जाता है, जिसको रेफरेंडम कहा जाता है, यानी लोक निर्णय कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि विधायिका कानून बनाती है और उसे जनता को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए उसके समक्ष प्रस्तुत करती है। यह जनता का अधिकार होता है कि वह उस कानून को स्वीकार करे या अस्वीकार कर दे। चौथा है रिकॉल। रिकॉल का मतलब होता है पुनः बुलाना। जैसे मान लीजिए जनता अपने प्रतिनिधियों को चुन करके भेजती है और उसे लगता है कि प्रतिनिधि उसके इच्छा अनुकूल कार्य नहीं कर रहे हैं, तो रिकॉल के माध्यम से वह बुला सकती है। पांचवा है लैंड्सगेमाइंडे। लैंड्सगेमाइंडे वह प्रक्रिया है जिसमें स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में यदि जनता 20 वर्ष से अधिक आयु पूरी कर लेती है तो वर्ष में एक बार विधायिका की तरह इकट्ठा होती है और कानून निर्माण का कार्य करती है। प्रश्न संख्या हम 50 पर चलते हैं कि जर्मनी में हिटलर किस प्रकार के शासन की व्यवस्था किया। पहला है लोकतंत्र, दूसरा है कुलीन तंत्र, तीसरा है तानाशाही, चौथा है राजतंत्र। तो जर्मनी में हिटलर ने कैसे शासन? तानाशाही शासन की स्थापना की। जर्मनी में हिटलर का जो शासन था वह कैसा था? निरंकुश तंत्र वाली शासन था। कैसा था? निरंकुश तंत्र। जब निरंकुश तंत्र होगा तो यहां पर स्वतंत्रता विरोधी यह होगा। क्या होगा? स्वतंत्रता विरोधी। अगर स्वतंत्रता विरोधी होगा तो यह क्या होगा? लोकतंत्र विरोधी भी होगा। लोकतंत्र विरोधी। और यहां पर ये जो हिटलर शाही है यह प्रजातीय श्रेष्ठता में विश्वास करता है। किसमें? प्रजातीय श्रेष्ठता। प्रजातीय श्रेष्ठता में विश्वास करती है। और यह एक बात और इसमें आता है, यह उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक है। उग्र राष्ट्रवाद। इसकी प्रवृत्ति जो है वह सर्वाधिकारवादी और अंतरराष्ट्रीयता विरोधी है। अब आप समझ गए होंगे कि हिटलर का शासन कैसा था। हिटलर ने जर्मनी में कैसा शासन? सर्वाधिकारवादी। कैसा? सर्वाधिकारवादी शासन की स्थापना किया। इस सर्वाधिकारवादी
अधिकारवादी शासन में क्या किया गया? यहूदियों का कत्ले आम किया गया, क्योंकि यह अपने आप को जर्मन जो है वह कैसा रक्त है? शुद्ध रक्त है, ऐसा मानता था। अब यहाँ पर अगला प्रश्न है 51वां, राज्य साधन है साध्य नहीं। यहाँ पर दो बात आई है, एक बात आई है साधन और दूसरी बात आई है साध्य। साधन को आप माध्यम भी कह सकते हैं और साध्य को आप लक्ष्य या उद्देश्य भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सी विचारधारा ये मानती है कि राज्य साधन है साध्य नहीं? यह सिद्धांत है उदारवाद, व्यक्तिवाद, फांसीवाद, वैज्ञानिक समाजवाद। इसमें दो ऑप्शन हैं, उदारवाद और व्यक्तिवाद। उदारवाद भी राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य मानती है, लेकिन उदारवाद समय के साथ इसमें कई सारी प्रवृत्तियां जुड़ती गई हैं, लेकिन जो व्यक्तिवाद है, जो वास्तव में व्यक्ति के विवेक में विश्वास करता है, यह पूरी तरह से राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य मानती है। इसलिए इसमें जो उत्तर सही होगा वह व्यक्तिवाद होगा। व्यक्तिवाद आज़ादी पसंद विचारधारा है और यह चाहती है कि राज्य व्यक्ति के मामले में कम से कम हस्तक्षेप करे और राज्य जो है वह क्या है? व्यक्ति के लिए साधन स्वरूप है और यह न्यूनतम बुराई के रूप में है। यह विचारधारा मुख्य रूप से किसका है? व्यक्तिवादियों का है। यदि आपको ऑप्शन में व्यक्तिवादी नहीं मिलते हैं तो आपको उत्तर लगाना होगा उदारवादी। अगर उदारवादी में भी कई भाग अगर कर दिया जाए तो आपको नकारात्मक उदारवादी पर अपना टिक मारना है। प्रश्न संख्या 52 है। यह निश्चित है कि सरकार की उत्पत्ति बल प्रयोग के परिणाम स्वरूप तथा बल प्रयोग के द्वारा ही हुई है। यह किसने कहा? कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, गार्डनर, रूसो। तो यह जो उत्तर सही होगा वह होगा कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स एक ऐसा विचारक है जिसके विचारों को वैज्ञानिक समाजवाद कहा जाता है। कार्ल मार्क्स कहता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई है? वर्ग संघर्ष के द्वारा हुई है और इस राज्य का जन्म किसने किया है? जो शक्तिशाली वर्ग है, शक्तिशाली वर्ग, यानी शक्तिशाली इस वर्ग ने राज्य का प्रयोग अपने हितों के संदर्भ में किया है और हितों की सुरक्षा के लिए बनाए रखा है। अब कार्ल मार्क्स के बारे में पूर्व में भी हमने अध्ययन कर लिया है। कार्ल मार्क्स मानता है कि वर्ग संघर्ष के फलस्वरूप जो है राज्य अस्तित्व में आता है। अब कहता है कि वर्ग संघर्ष की व्यवस्था कब से प्रारंभ होती है? यह व्यवस्था प्रारंभ होती है दास युग से, प्रारंभ होती है और पुनः यह आगे सामंतवाद में पहुंचती है और यहाँ से वह पूंजीवाद में आकर के काफ़ी प्रखर हो जाती है और इसी वर्ग संघर्ष के फलस्वरूप
राज्य को पूंजीपति अपने हित में प्रयोग करता है, मजदूरों का शोषण करने के लिए, ऐसा कार्ल मार्क्स मानता है। प्रश्न संख्या 53 है कि मानव विवेक में आस्था निम्न में से किस विचारधारा का है? एक है समाजवाद, दूसरा है उदारवाद, तीसरा है वैज्ञानिक समाजवाद, चौथा है फांसीवाद। यहाँ पर आप देखिए कि जो उदारवादी विचारधारा है इसमें उत्तर यही सही है और उदारवाद ही मानवीय विवेक में विश्वास करता है। समाजवादी जो विचारधारा है यह मूल रूप से समानता में विश्वास रखता है। उदारवाद विवेक और स्वतंत्रता में विश्वास रखता है। वैज्ञानिक समाजवाद ये मार्क्सवादी विचारधारा है, इसका भी जो मत है वह समानता की तरफ ही है। और फांसीवाद जो विचारधारा है यह विवेक विरोधी, क्या विवेक विरोधी, यानी आप कह सकते हैं कि तर्कहीन भावना प्रवण विचारधारा है। इस तरह से आपने देखा कि मानव विवेक में आस्था कौन रखता है? वह रखता है उदारवाद। उदारवाद को आपने देखा कि उदारवाद का प्रारंभ जो है 19वीं सदी में होता है। 19वीं सदी जो है यह उदारवाद की सदी है। मुख्य रूप से अगर आप देखें कि उदारवाद प्रारंभ में जो है यह नकारात्मक उदारवाद है। इस नकारात्मक उदारवाद यह राज्य के न्यूनतम हस्तक्षेप की बात करता है। ये जो 19वीं सदी का उदारवाद है मुख्य रूप से यह क्या है? व्यक्तिवाद है। वस्तुतः 16वीं सदी में जॉन लॉक से ही उदारवाद का जन्म होता है। जॉन लॉक को उदारवाद का पिता कहा जाता है। जब नकारात्मक उदारवाद अपने चरम पर था, व्यक्ति के जीवन में अत्यधिक शोषण होने लगा, मजदूर की स्थिति अधिक भयानक हो गई और कार्ल मार्क्स के समाजवाद का उदय होता है, तो नकारात्मक उदारवाद ने अपनी दिशा को बदला और यह सकारात्मक उदारवाद की तरफ मुड़ा, जिससे लोक कल्याणकारी राज्य का जन्म हुआ। और 20वीं सदी जो है लोक कल्याणकारी राज्य की रही। अभी जो है इस उदारवाद में दो तरह की विचारधाराएं चल रही हैं। एक चल रही है समतावाद की और दूसरी विचारधारा चल रही है स्वेच्छातंत्रवाद की। ठीक, तो आपने उदारवाद का विकास भी देख लिया। प्रश्न संख्या 54 है कि पॉलिटिक्स आइडियल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? 1 C.D. बर्न्स, 2 लास्की, 3 J.S. मिल और 4 लास्की। यहाँ पर जो उत्तर सही होगा वह होगा C.D. बर्न्स। C.D. बर्न्स ने पॉलिटिक्स आइडियल्स, क्या पॉलिटिक्स आइडियल्स नामक पुस्तक की रचना की है। आप इसे याद रखें। तो C.D. बर्न की पुस्तक कौन सी है? पॉलिटिकल आइडियल्स। 55 जो प्रश्न संख्या है इसमें पूछ रहा है फांसीवाद का जन्म किस देश में हुआ? 1 अमेरिका, 2 भारत, 3 इंग्लैंड, 4 इटली। तो इसमें जो उत्तर है यह है इटली। फांसीवाद का जो जन्मदाता था वह कौन था? मुसोलिनी था।
कौन था? मुसोलिनी। इसका जो झंडा ये जो प्रयोग करता था वह काले रंग था। जो फांसीवादी शब्द है यह फेसियो से बना है। फेसियो का अर्थ होता है लकड़ी का गट्ठर, लकड़ी का गट्ठर। जो फांसीवादी विचारधारा है यह भी विवेक विरोधी विचारधारा है और यह उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा है, भावना प्रधान विचारधारा है। यानी फांसीवाद और नाजीवाद में जो प्रमुख अंतर है वह प्रजातिवाद का है। जो नाजीवाद है वह प्रजातिवाद में शुद्ध रक्त नस्ल में ज़्यादा विश्वास करता है, फांसीवाद इस पर उतना विचार नहीं करता है। एक तरह से फांसीवाद एक ऐसी सर्वाधिकारवादी विचारधारा है, लोकतंत्र विरोधी विचारधारा है जिसका जन्म इटली में हुआ था। आपने यहाँ देखा कि फांसीवाद का संबंध किससे है? इटली से है। अब अगला सवाल है 56, अंतरराष्ट्रवाद का विरोध किया था। यहाँ पर अंतरराष्ट्रवाद शब्द है। अंतरराष्ट्रवाद जो है वह वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करने वाली भावना है, यानी सारे राष्ट्र एक समान हैं, सबको समान पूर्वक जीवन जीने का या रहने का अधिकार है। इसका विरोध किस विचारधारा ने किया था? व्यक्तिवाद, उदारवाद, फांसीवाद, गांधीवाद। तो यह विचारधारा किससे है? फांसीवाद। फांसीवाद ने अंतर्राष्ट्रीयवाद का विरोध किया था। आप देखिए यहाँ गांधीवाद है। गांधीवाद जो है यह अंतर्राष्ट्रीयता में क्या करता है? विश्वास करता है। फांसीवाद विचारधारा की यदि हम प्रमुख विशेषताएं देखें तो पहला विशेषता इसका जो सामने हमारे आता है उग्र राष्ट्रवाद। दूसरी विशेषता जो आती है वह है अंतर्राष्ट्रवाद का विरोध। तीसरी बात जो हमारे सामने आती है वह आती है लोकतंत्र विरोधी। चौथी बात जो आती है विवेक विरोधी। पांचवी बात जो आती है वह है निगमवादी धारणा। जो छठी बात आती है वह होता है स्वतंत्रता और समानता विरोधी। समानता विरोधी। और जो अंतिम बात आता है सातवां भावना प्रधान विचारधारा। इस तरह से फांसीवाद के इतने सारी विशेषताएं हैं। अब अगला प्रश्न है 57 कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत निम्न में से किसका है? पहला वैज्ञानिक समाजवाद, दूसरा फांसीवाद, तीसरा उदारवाद, चौथा व्यक्तिवाद। आप इसमें देखिए उत्तर जो होगा वैज्ञानिक समाजवाद। अभी हमने पढ़ा कि जो वैज्ञानिक समाजवाद विचारधारा है वह संबंधित है मार्क्स से, और मार्क्स ने श्रमिकों के हितों में कहा था कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे लिए जंजीरों को खोने के सिवाय कुछ भी नहीं है। कार्ल मार्क्स ने अपने
जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है उनमें से एक सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। अब इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को हम समझने का प्रयास करते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, इसमें दो बातें हैं। पहला है द्वंद्ववाद और दूसरा बात जो है वह है भौतिकवाद। द्वंद्ववाद की जो प्रणाली है इसको मार्क्स ने जो है हीगल से ग्रहण किया। हीगल के पूर्व भी प्लेटो में आप देखिए कि परस्पर वार्तालाप संवाद के शैली से सत्य का उद्घाटन किया जाता था। हीगल ने पहली बार बताया कि वाद संवाद और प्रतिवाद के माध्यम से विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती है और विकास में जो निहित तत्व जो परिवर्तन का कारक होता है वह विचार होता है। भौतिकवाद संबंध जो है यह फेयरवाक से लिया, फेयरवाक से मार्क ने लिया। फेयरवाक से लिया भौतिकवाद यह मूल तत्व पर जिस पर विचार करता है वह है पदार्थ। द्वंद्ववाद मार्क्स ने हीगल से लिया। भौतिकवाद जिसके अंदर पदार्थ परिस्थितियां आती हैं वह फेयरवाक से लिया। दोनों का मिश्रण करके द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के माध्यम से विकास की बात जो मार्क्स है वह तय करता है। वह कहता है कि विकास के पीछे जो मूल तत्व काम करता है वह है पदार्थ। पदार्थ में निहित गति का जो तत्व होता है, अंतर्विरोध का जो तत्व होता है, उसके माध्यम से जो विकास की प्रक्रिया है वाद प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से आगे बढ़ती है। जहां पर हीगल ने विचार या प्रत्यय तत्व को परिवर्तन का मूल प्रेरक माना, वहीं पर कार्ल मार्क्स ने पदार्थ को परिवर्तन का या विकास का मूल कारक माना। एक उदाहरण के माध्यम से आप इसे समझ सकते हैं। जैसे गेहूं का बीज है, एक बीज है। गेहूं के बीज जब सूखा होता है तो सामान्य रूप से उसमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता है, किंतु वह पदार्थ है, उसके अंतर्निहित जो है उसमें जो गुण हैं, जब आवश्यक परिस्थितियां होती हैं तो यही गेहूं का जो बीज है वह आर्द्रता मिट्टी के प्रभाव स्वरूप वह क्या बनता है, पौधा बन जाता है। और यह पौधा जो एक बीज था वह अनेकों बीज पैदा कर देता है और यह परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप होता है। मार्क्स ऐसा मानता है। विकास का जो रास्ता तय होता है यह संघर्ष के माध्यम से तय होता है और इस संघर्ष के पीछे जो प्रेरक तत्व होता है वह पदार्थ होता है। इसी आधार पर मार्क्स अपने इतिहास की आर्थिक व्याख्या करता है और कहता है कि प्रारंभिक जो अवस्था थी वह आदिम साम्यवाद की थी, फिर दास की आई, फिर सामंत की आई, फिर पूंजी की आएगी, फिर श्रमिकों का सर्वाधिकारवाद आएगा, अंततः जो है साम्यवाद की अवस्था आएगी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने योग्यता अनुसार काम करेगा और आवश्यकता अनुसार प्राप्त करेगा। अब प्रश्न संख्या आप 58 देखें। राजनीतिक अर्थव्यवस्था की एक समीक्षा, द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन हैं? कौटिल्य, कार्ल मार्क्स,
रूसो, स्पेंसर। अभी हम कार्ल मार्क्स के बारे में बात कर रहे थे, तो इस पुस्तक के लेखक कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स ने इस पुस्तक के अलावा और सारी पुस्तकें लिखी हैं, जिसमें पहला जो पुस्तक है फिलासफिकल एंड इकोनॉमिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844, जिसमें मार्क्स ने परायेपन की संकल्पना की व्याख्या की है। दूसरी पुस्तक जो इनकी प्रमुख है वह है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसको मार्क्स और एंजेल्स ने मिल करके लिखा था। एक और इनकी प्रमुख पुस्तक है दास कैपिटल। दास कैपिटल, इस दास कैपिटल को पूंजीपतियों का दिमाग ठंडा करने वाला नुस्खा कहा जाता है। कार्ल मार्क्स को एक बार फिर आप इसके प्रमुख सिद्धांतों को देख लें। पहला जो इसका सिद्धांत है वह है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। दूसरा है इतिहास की आर्थिक व्याख्या। इतिहास की आर्थिक व्याख्या। और तीसरा इसका है वर्ग संघर्ष। और चौथा है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। इस तरह से आपने मार्क्स को देखा। प्रश्न संख्या 59 पर हम आते हैं कि राजनीतिक चिंतन का आरंभ यूनानियों से होता है। यह कथन किसका है? बार्कर, लॉक, रूसो, मार्क्स। तो यह होगा बार्कर का, यही उत्तर सही है। बार्कर ने ही माना था कि राजनीति शास्त्र का प्रारंभ यूनानियों से होता है। अब प्रश्न संख्या 60 पर आते हैं कि प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता निम्न में से कौन नहीं है। 4 विशेषताएं दी गई हैं, उसमें से कहा गया है कि कौन सा ऐसा इसमें विकल्प है जो नहीं है। पहला दार्शनिक शासन, दूसरा अभिभावक वर्ग के लिए संपत्ति व परिवार का साम्यवाद, तीसरा नर नारी के समान अधिकार, चौथा पुरुष प्रधान परिवार। तो इसमें जो उत्तर सही होगा पुरुष प्रधान परिवार होगा, क्योंकि प्लेटो ने दार्शनिक शासक की बात कही है। अभिभावक वर्ग में उनके जो आते हैं वे हैं सैनिक और शासक वर्ग, उनके लिए संपत्ति और स्त्री संबंधी निषेध करता है। वह कहता है कि शासक और सैनिक वर्ग को कंचन और कामिनी से दूर रहना चाहिए। नारियों को समानता का अधिकार वह देता है कि नारियां भी जो है दार्शनिक शासक बन सकती हैं। वह मानता है कि चूल्हे चौके में रह करके नारियों की प्रतिभा समाप्त हो जाती है। आपने ऊपर देखा कि जो पुरुष प्रधान परिवार है इसकी बात प्लेटो नहीं करता है, इसको आप ध्यान में रखें। अब प्रश्न संख्या 61 पर आते हैं। सामान्य इच्छा का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? लॉक, हॉब्स, अरस्तु, रूसो। तो इसमें जो उत्तर होगा वह होगा रूसो। रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया और सामान्य इच्छा को रूसो ने परार्थ मूलक, क्या? परार्थ मूलक इच्छा का योग कहा। यह परार्थ मूलक इच्छा क्या है? यह परार्थ मूलक इच्छा वह इच्छा है जो दूसरों के कल्याण में विश्वास रखता है। इसी सामान्य इच्छा को
ग्रीन नामक विद्वान था, इन्होंने सामान्य हित, क्या, सामान्य हित की सामान्य चेतना कहा। ठीक, आपने इसके उत्तर को देख लिया। रूसो ने किसका प्रतिपादन किया था? सामान्य इच्छा का, सामान्य इच्छा। इसको अंग्रेजी में जनरल विल भी कहा जाता है। क्या? जनरल विल। और यह जनरल विल जो है, यह परार्थमयी इच्छा है, परार्थमयी इच्छा। ठीक। प्रश्न संख्या 62 पर हम आते हैं कि राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया? 1 है अरस्तु, 2 है प्लेटो, 3 है मार्क्स, 4 है हेगल। यहाँ उत्तर सही जो होगा वह होगा अरस्तु। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को न केवल स्वतंत्र विज्ञान कहा, बल्कि इसने जो है राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान भी कहा है। सर्वोच्च विज्ञान यानी मास्टर साइंस इसने कहा है। तथा एक बात और भी है कि अरस्तु को हुई राजनीति विज्ञान का पिता कहा जाता है। इस उत्तर में अरस्तु सही होगा। आप देखिए, अरस्तु को जब आप अध्ययन करते हैं तो अरस्तु ने जितने भी विचार अपने दिए हैं वह मध्यम मार्ग पर आधारित है। अरस्तु ने क्रांति पर विचार दिया है। वह मानता है कि संविधान में हर छोटा बड़ा परिवर्तन क्रांति होता है। अरस्तु ने जो है संविधान पर यानी कानून यानी विवेक के आधार पर राज्य संचालन की बात कही है। साथ ही अरस्तु ने संविधान का वर्गीकरण भी किया है। संविधान का वर्गीकरण भी किया है। इस तरह से अरस्तु ही जो है राजनीति विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान या मास्टर साइंस कहता है। अंतिम प्रश्न है, आप देखिए, डिस्कोर्सेस ऑन द आर्ट एंड साइंस 1749 नामक पुस्तक का लेखक कौन था? रूसो, लॉक, हॉब्स, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा रूसो। इसी पुस्तक में रूसो ने कहा था कि विज्ञान और क्या, सभ्यता, इसकी प्रगति ने मानव समुदाय को आगे ले जाने के बजाय क्या किया है? पीछे की तरफ ढकेल दिया है। यानी विज्ञान और सभ्यता मनुष्य की प्रगति में रोड़े अटका रहा है। इस तरह से आपने प्रश्न संख्या 41 से लेकर के प्रश्न संख्या 63 का अध्ययन कर लिया। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।